कल बस। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, है ना। मैं ना बोल रही हूं, आप बस सुनो, जितना लिख पाओ ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है ना। ओके देखिए, सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने ये याद रखना है कि इसके जो ड्राफ्ट्समैन है वो हैं सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं और 11 चैप्टर्स हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का दूसरा नाम है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। 15 मार्च 1872 इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। 1 डे ऑफ सितंबर 1872 इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। इसका प्रियम्बल कहता है टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जहाँ पर इस एक्ट का नाम बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और यहाँ पर कुछ एविडेंस के लिए और चीज़ें बता देती हूँ आपको। एविडेंस जो है वो टर्म एविडेंस से डिराइव हुआ या एविडेयर से, EVIDERE, जिसका मतलब है टू प्रूव, टू एसर्टेन, टू मेक क्लियर। अच्छा, उसके बाद एविडेंस में पूरा जो लॉ है वो प्रोसीजरल इन नेचर है, लेकिन एविडेंस में एक चैप्टर है विच इज़ एस्टॉपल फ्रॉम 115 to 117, जो कि सब्सटेंटिव इन नेचर है। एविडेंस एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें इसमें एक्ट में डेल्ट हैं उसके लिए ये एग्जॉस्टिव माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ अ लेक्स फोराई, इट इज़ अ स्पेशल लॉ। और इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट है एविडेंसेस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट इन इशू एंड द रेलिवेंट फैक्ट। दूसरा है एविडेंसेस, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। एंड द थर्ड इज दैट hearsay evidences आर नॉट एडमिसिबल। फिर सेक्शन 1 में आपको याद रखना है कि एविडेंस अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया, अप्लाई करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब है जो सेक्शन 2 क्लॉज I CRPC में है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के। जुडिशियल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल इंक्वायरीज, इन सब पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, इनकम टैक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बता दिया, लैंड एक्विजिशन, इन सब पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है कोर्ट मार्शल को भी, लेकिन उन कोर्ट्स मार्शल को नहीं अप्लाई करता जो इन 4 एक्ट्स में कन्वीन होती हैं, जो है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड ऑल्सो द एयरफोर्स एक्ट। इन पर अप्लाई नहीं करता इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं अप्लाई करता टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर एंड ऑल्सो इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको एक केस बता रही हूँ, केस का नाम लिख लो, अयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही कहा गया था कि एफिडेविट्स को भी रिलाई किया जा सकता है एज एविडेंस। फिर 2 टर्म्स आते हैं, फैक्टम प्रोबैंडम और फैक्टम प्रोबैंस। सेक्शन 2 आप देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का रिपील्ड है बाय द रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1983। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको याद रखना है कि यहाँ सारी वो डेफिनेशंस हैं, कोर्ट की डेफिनेशन लर्न करनी है, फैक्ट की इम्पॉर्टेंट है।
फैक्ट का मतलब है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, फिजिकल या एक्सटर्नल, साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट्स, ठीक है। बेंथम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फिजिकल फैक्ट्स का, और इसमें इलस्ट्रेशंस जो हैं ए बी सी, दीज डील विद फिजिकल एंड डी एंड ई डील विद साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। रेलिवेंट की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, फैक्ट इन इशू, याद रखना फैक्ट इन इशू को ही हम फैक्टम प्रोबैंडम बोलते हैं, मटीरियल फैक्ट्स बोलते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स बोलते हैं, और रेलिवेंट फैक्ट्स को हम एविडेंशियरी फैक्ट्स या फैक्टम प्रोबैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट हैं अगर, तो उनका एविडेंस दिया जाएगा टू प्रूव द फैक्ट इन इशू। देन कम्स द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। देखिए यहाँ पर फैक्ट इन इशू के साथ भी एक इलस्ट्रेशन है बेयर एक्ट में। इंडियन एविडेंस एक्ट में इलस्ट्रेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इलस्ट्रेशंस नहीं छोड़ेंगे, ओके। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। तो ये सब टर्म्स आप याद रखना। डॉक्यूमेंट में सिंबल इंक्लूडेड नहीं है, तो टोटल आपको बेयर एक्ट की डेफिनेशन लर्न करनी है। डॉक्यूमेंट में इलस्ट्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस की डेफिनेशन देखो, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, यहाँ पर एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। इसमें यह कहा गया था दैट द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। एविडेंस की बेयर एक्ट में सिर्फ एविडेंस के दो ही टाइप्स दिए हुए हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन इसके अलावा आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, हियरसे एविडेंसेस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, मटीरियल एविडेंसेस, ये सब याद रखोगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, हनुमंत गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 सुप्रीम कोर्ट, एंड द अदर इज शरद बीरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट। याद रखना शरद बीरदी चंद शारदा में ही पंचशील रूल्स यानी कि 5 गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी, जहां पर ये क्लियर कर दिया गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में ये 5 चीज़ें जब फुलफिल हो जाएंगी देन ओनली द अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड। अनदर केस इज लक्ष्मण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये भी आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो आंसर है येस। इसका भी केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अनडिज़ायरेबल मीन्स से एविडेंस ऑब्टेन किया है तो क्या वहाँ पे उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी। यहाँ पर केसेस हैं माघराज पटोदिया वर्सेस आर के बिरला। अच्छा, ओके। पटोदिया वर्सेस आर के बिरला। अनदर इज पुष्पा देवी वर्सेस एमएल। नंबर बताओ, इनका नंबर डायल करो। नहीं बज तो रहा है। कहीं पीछे गिरा हुआ लग रहा है, वॉशरूम में कहीं पे देखो। ये म्यूजिक इसमें से आ रहा है क्या? ओ नहीं, अभी कहाँ से गए हो तो मैक्सिमम? साथ वाले रूम में नहीं है तो नीचे जाके देखो जल्दी।
आजकल ये चीज़ें एक्सपेंसिव भी तो इतनी है ना, और इसमें जो डेटा है वो नो प्रॉब्लम। एक बारी बाहर किसी को बोल देना चाय के लिए, एक बारी यहाँ पे पूजा को। नहीं, यहाँ मैंने देख लिया, नहीं है यहाँ पे, आई हैव चेक्ड। ओके, एक बार रुक जाओ, मेरे बुक्स। कभी पता चले यहीं रह गया। यहाँ नहीं, चल। केसेस के नाम हैं अनडिजायरेबल मीन्स में, माघराज पटोदिया वर्सेस आर के बिरला, दूसरा है पुष्पा देवी वर्सेस एमएल वाधवान, थर्ड इज आर वर्सेस क्रिस्टाउ। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डेड एविडेंस किस में डिस्कस किया गया था। तो केस का नाम है आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1973 सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पर डॉग ट्रैकिंग एविडेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। केस का नाम है अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें यह कहा गया दैट इट इज़ अ हियरसे एविडेंस, लेकिन उसके बाद दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ असम में ये बताया गया कि ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं, ये हियरसे एविडेंस माना जाएगा। एविडेंशियरी वैल्यू जो है डॉग ट्रैकिंग एविडेंस की, वो डिस्कस की गई बाबू मकबूल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं चेयर पे बैठी हूँ, थोड़ा चेयर छोटी है यहाँ पर, इसलिए आपको शायद मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। अनदर केस इज गड़े लक्ष्मी मंगराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2001 सुप्रीम कोर्ट। एक इसमें मैक्सिम आती है फॉल्सेस इन ऊनो, फॉल्सेस इन ओमनिबस, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है फॉल्स इन वन इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर आप केस याद रखना, हरीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। दूसरा है उघड़ अनीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1965 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बैरक पे आ जाओ। सेक्शन 3 में मैंने आपको एविडेंस तक की डेफिनेशन बताई, फिर प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, इन तीनों की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्पेशली नॉट प्रूव्ड की, जिसमें आता है इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। देन कम टू section number 4. Section 4 talks about may presume, shall presume and conclusive proof. Let me tell you here only, presumptions को हम divide करते हैं presumptions of fact and presumption of law में। presumption of fact में आता है may presume, presumption of law में आता है shall presume और conclusive proof। may presume का मतलब है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है और ये रिबटेबल है। shall presume का मतलब है कि ये कोर्ट को मैंडेटरी अलाउ करना होगा, बट इट इज रिबटेबल। कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो एक इरिबटेबल प्रिजम्पशन है ऑफ लॉ। अब यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम में आप सेक्शंस लिख लो, सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, सेक्शन 107, 108, 113A एंड 114, इन सारे सेक्शंस में मे प्रिजम्पशन है। शैल प्रिज्यूम के सेक्शंस लिख लो, 79 से लेकर 85C तक, 89, 105, 113B एंड 114A।
और कंक्लूसिव प्रूफ में लिख लो 41, 112, 113। तो ये 3 सेक्शंस हैं जिसमें कोर्ट कंक्लूसिवली प्रिज्यूम करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो मैंने आपको पहले ही गोल्डन रूल बताया कि आपको एविडेंस देना है फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट्स का, और किसी चीज़ का नहीं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में सीपीसी के बारे में मेंशन किया गया है कि सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 8 रूल 1A में जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स एक स्टेज तक ही लाने के लिए अलाउ किया जाता है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 8 रूल 1A एंड ऑर्डर 7 रूल 14। सेक्शन 5 की भी इलस्ट्रेशंस आप पढ़ेंगे। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जेस्टे, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स फॉर्मिंग फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अच्छा, उससे पहले रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी का एक केस लॉ लिख लो, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट। इसमें यह कहा गया था कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस बिल्कुल अलग हैं। रेस जेस्टे में लैंडमार्क जजमेंट्स आप लिख लीजिए, जेंटला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर फैक्ट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये ज़रूरी नहीं कि वो सेम टाइम या सेम प्लेस पर हुए हों, इट कैन बी एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। अनदर केस इज रैटन वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस क्रिस्टी, कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सेक्शन 6 का ही केस लॉ है, कपूर सिंह राणा वर्सेस, और लिखिए इसमें रेस जेस्टे में केस लॉज, भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे जो है वो सेक्शन 6 में इनकॉर्पोरेटेड है। उसके बाद सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है, ठीक है। देन कम टू सेक्शन 7, बैराक से देखो सेक्शन 6 की इलस्ट्रेशंस पढ़िएगा। सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। सेक्शन 7 में 5 वर्ड्स मेंशन्ड हैं, ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, और स्टेट ऑफ थिंग्स है, एंड अपॉर्चुनिटी है। इलस्ट्रेशन ए ओकेजन है, इलस्ट्रेशन बी इफेक्ट के साथ डील करता है, और इलस्ट्रेशन सी अपॉर्चुनिटी के साथ डील करता है। सेक्शन 8 में देखिए मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, प्रेपरेशन और सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट आपका सेक्शन 8 में डेल्ट है। और कंटेम्पोरेनियस कंडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना इट इज़ डेल्ट अंडर सेक्शन 6, कंटेम्पोरेनियस कंडक्ट। फिर सेक्शन 8 में हम विटनेस की कंडक्ट को रेलिवेंट नहीं मानते, सिर्फ पार्टीज टू द केस ही यहाँ पे रेलिवेंट माना जाता है उनका कंडक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 अगर आप देखें, एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है अगर स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है कंडक्ट को तो वो रेलिवेंट है, और एक्सप्लेनेशन 2 में कहता है कि स्टेटमेंट है उसके बाद अगर आपका कंडक्ट आया तो वो भी रेलिवेंट होगा। इसमें इलस्ट्रेशंस जो हैं एफ, जी, एच, आई, जे और के, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है क्वीन एम्परस वर्सेस अब्दुल्ला का, जिसमें जस्टिस महमूद थे। इसके बाद सेक्शन 7 में केस लिख लो आर वर्सेस रिचर्डसन, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस लिख लो। वहाँ चले गए थे तुम, ओहो। उसके बाद पहले पूछ के जाते हैं यहाँ से। सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 में 5 चीज़ें मेंशन्ड हैं। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पर फैक्ट्स जो नेसेसरी हैं टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, पहला। दूसरा, जो फैक्ट सपोर्ट या रिबट करते हैं। तीसरा, फैक्ट्स जो इस्टेब्लिश करे आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और अ थिंग। फोर्थ, फैक्ट्स जो टाइम और प्लेस फिक्स करें। एंड लास्टली,
फैक्ट्स जो रिलेशन ऑफ द पार्टीज़ को शो करे वो भी फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। तो ये 5 चीज़ें हो गई। इसमें इलस्ट्रेशन सेक्शन 9 में ही टीआईपी है, आपको पता होगा, और सेक्शन 9 के साथ हम 54A ऑफ सीआरपीसी भी पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ए में है इंट्रोडक्टरी, इलस्ट्रेशन बी में है इंट्रोडक्टरी, इलस्ट्रेशन सी है सपोर्ट और रिबटल के लिए, इलस्ट्रेशन डी एक्सप्लेनेटरी, इलस्ट्रेशन ई एंड एफ एक्सप्लेनेटरी। तो डी ई एफ सारी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट से ही डील करती हैं। अच्छा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए आप केसेस याद रख सकते हैं, मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए आप याद रखना कि इट इज़ अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस। इसमें एक केस है अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। टीआईपी करवाने का काम किसका है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है, ठीक है। और जो कोर्ट के सामने टीआईपी होती है उसे डॉक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ये याद रखिए। डॉक, DOC डॉक आइडेंटिफिकेशन, जो कोर्ट के सामने आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद सेक्शन 10 पर आ जाओ। सेक्शन 10 डील करता है थ्योरी ऑफ एजेंसी से, कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और सेक्शन 10 से ही क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्पिरेसी सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में होती है। और यहाँ पर आपको मैक्सिम्स याद रखनी है, रिस्पोंडी एट सुपीरियर एंड क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर। मैं पता है अगर थोड़ा सा भी स्लो चली ना, 2 बजे तक देखो, अभी 25 मिनट हो गए क्लास को, अभी हम सेक्शन 9 पर ही पहुँचे हैं, कल ख़त्म करना है एविडेंस। मैं तो फिर भी कोशिश करूँ जितना ज़्यादा बस बोलती जाऊँ जितना मैक्सिमम। सेक्शन 10 में मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर का लैंडमार्क जजमेंट है जो आप करेंगे। आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई का भी एक जजमेंट है जो आप देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 11 पर आ जाओ जो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है। इसमें आप रूल ऑफ एक्सक्लूजन देखते हो इलस्ट्रेशन बी में, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन एक्सेस का भी। नॉन एक्सेस का मतलब ये हो गया कि जहाँ हस्बैंड ये दिखाना चाहे कि भाई एक्सेस था ही नहीं, तो यहाँ पर भी एक तरीके से ये प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, ठीक है। फिर सेक्शन 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस को अप्लाई करता है, जहाँ पर आप डैमेजेस कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ अच्छा चलो डैमेजेस यहीं तक ही छोड़ो अभी। सेक्शन 12। सेक्शन 13 डील्स विद जो फैक्ट्स आपके राइट्स और कस्टम्स को प्रूव करे, शो करे, या जो फैक्ट्स क्लेम, मॉडिफाई, रिकग्नाइज, असर्ट या डिनाई करने में हेल्प करे, तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सेक्शन 14 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग की। यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, है ना। तो ये सारे एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आप देख नहीं सकते, सिर्फ इंसान के कंडक्ट से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ माइंड जनरली नहीं देखना, इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन देखना है। और एक्सप्लेनेशन 2 में यहाँ पर यस, जहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन है, इवन दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बिल्कुल, इलस्ट्रेशंस जो हैं इसकी वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सारी इलस्ट्रेशंस पढ़नी है। मोर इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आर आई, जे, के, ये इलस्ट्रेशंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 15 बात करता है कि भाई फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सो इन अ वे सेक्शन 15 जो है वो सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है। जैसे 14 में हमने कहा कि हमें जनरली नहीं देखना, पर्टिकुलरली देखना है, लेकिन हम सेक्शन 15 में क्या करते हैं, जनरली भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें मोडस ऑपरेंडाई देखनी है, हमें यहाँ पर देखना है कि क्या एक्ट एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, है ना। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ एक मैक्सिम है, रेस इंटर एलियस एक्टे। रेस इंटर एलियस एक्टे। सेक्शन 16 में आप याद रखना पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस दोनों डेल्ट हैं, और यहाँ पर कोर्ट ये मान के चलता है कि जो भी बिजनेस है उसमें वो काम किया गया होगा, तो कोर्ट मान के चलेगा जब तक उसे रिबट नहीं किया जाता दैट दी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज़ बिन फॉलोड।
देन द न्यू चैप्टर स्टार्ट्स एडमिशन, सेक्शन 17 to 23। 17 to 23 डील करता है एडमिशन से। एडमिशन्स जो हैं वो ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। और यस, एडमिशन जो है वो इन फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से डील करती हैं। कौन कौन एडमिशन कर सकता है? 18, 19 एंड 20 में लिखा हुआ है। 18 में लिखा हुआ है पार्टीज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, है ना, जो पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट मैटर में, जिन पर्सनस ने इंटरेस्ट डिराइव किया है वो, आपके एजेंट्स, ये सब पार्टीज़ जो हैं आपके बिहाफ पे एडमिशन कर सकती हैं। सेक्शन 19 की इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 20 की भी इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि किसी थर्ड पर्सन का भी एडमिशन रेलेवेंट हो सकता है। एडमिशन इज़ ऑफ टू काइंड्स, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब है कोर्ट के सामने आपने एडमिट किया, एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है कोर्ट के बाहर। एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, पर वो स्टॉप कर सकता है, और जब एक चीज़ एडमिट हो जाती है तो आपको उसे बाद में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सेक्शन 58 में लिखा हुआ है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 21 एक्सेप्शन है इन अ वे, क्योंकि हम जनरल रूल ये पढ़ते हैं कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स ही रेलेवेंट होती हैं, लेकिन सेल्फ फेवरिंग भी रेलेवेंट हो सकती हैं। तो सबसेक्शन 1, हाँ 1 के अंदर 32, सेक्शन 32 में, सबसेक्शन 2 में सेक्शन 8 एंड सेक्शन 6 आ जाता है, और सेक्शन 3 में जनरल है, और इसकी इलस्ट्रेशंस B, C, D, E ये सारी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 22 आ जाइए, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। तो वैसे तो ओरल एडमिशंस रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर एविडेंस जो है, अगर वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, या फिर जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है, तो आप दे सकते हो। 22A, जितने भी ए वाले सेक्शंस हैं वो सब अमेंडमेंट से ऐड हुए। कब? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट से, है ना। तो इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी याद कर लेना, 17 अक्टूबर 2000। 22A में यही है। 23 कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस है, जहाँ पर आपने, अगर ये सिविल केसेस में ही अप्लाई करता है, और अगर आपने कुछ कम्युनिकेट करा है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आगे डिस्क्लोज नहीं किया जाए, तो फिर वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर नहीं, सेक्शन 126 में तो ये कहते हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। सेक्शन 126 में एक वकील को कंपेल किया जा सकता है ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारी नॉलेज में ऐसी क्या बात आई जो या तो केस से रिलेटेड नहीं है, या आप कह लो कि उसने बाद में एसोसिएशन में आने के बाद किया, तो उन चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता सेक्शन 23। जैसे सपोज आप वकील हैं, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको बताया मैंने एक मर्डर किया, फिर मैंने आपको कुछ कम्युनिकेशन करी विदाउट प्रेजुडिस कि आप ये बातें भी नहीं बताएंगे कि मैं अब ऐसा फ्रॉड करने वाली हूँ, तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप डिस्क्लोज करेंगे। यस। सेक्शन 24 स्टार्ट्स विद कन्फेशन। कन्फेशन आप याद रखिएगा, कन्फेशन जो है वो इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस से अगर कॉज हुआ है बाय द पर्सन इन अथॉरिटी। तो पर्सन इन अथॉरिटी एक वाइडर टर्म है। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब है द पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके दिया है कन्फेशन, तो कन्फेशन इररेलेवेंट होगी, इनएडमिसिबल होगी। सेक्शन 25 में देखिए, अगर आपने कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया है तो इट इज़ नॉट रेलेवेंट, एंड इट इज़ लॉजिकली रेलेवेंट बट लीगली इट इज़ नॉट रेलेवेंट एंड इट इज़ नॉट एडमिसिबल। एंड सेक्शन 26 बात करता है, करेक्ट, पुलिस कस्टडी इज़ अ वाइडर टर्म। 25 रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ अक्यूज पर, 26 जो है वो कहता है एनी पर्सन। तो पुलिस कस्टडी में भी किसी ने भी कन्फेशन दी है वो रेलेवेंट नहीं होगी, एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दी है, एमएम की प्रेजेंस में दी है, तो वो होगी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 27 बात करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव फ्रॉम द अक्यूज मस्ट बी प्रूव्ड। यहाँ पे आप याद रखना कि ये एक तरीके से एक्सेप्शन है 24, 25, 26 का,
और जो इन्फॉर्मेशन डिस्टिंक्टली सिर्फ अक्यूज की नॉलेज में है उसे ही यूज़ किया जा सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द थिंग। इसे हम डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके केसेस मैं कल लिखवा दूंगी आप लोगों को। 28 में देखिए, कन्फेशन अगर आपने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रिमूव होने के बाद दी है तो वो रेलेवेंट हो जाती है। करेक्ट। सेक्शन 29 बात करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है, अगर आपने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में दिया है, डिसेप्शन प्रैक्टिस करके दिया है, या ड्रंक कंडीशन में दिया है, ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब दिया है जिसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने दे दिया, या आपको वार्निंग नहीं मिली थी तो भी वो कन्फेशन रेलेवेंट होगी। सेक्शन 30 बात करता है कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड की। तो यहाँ पर बस एक कंडीशन है कि आपका जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, तभी वो कन्फेशन दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। 30 इलस्ट्रेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 31 एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। तो याद रखना है हमें, मैंने अभी आपको बताया ही था कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन आपको बाध्य कर सकती है। सेक्शन 32 बात करता है, 32 सबसेक्शन 1 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। सेक्शन 32 में 4 लोगों की स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जो मर चुके हैं, जो मिल नहीं रहे। पूजा चाय के लिए बोल दो, एक बार आई है वो ठंडी हो गई थी बिल्कुल। उनको बोलना 2 ले आएंगे, छोटे छोटे कप होते हैं ना, बोल दो जरा गरम गरम ले आएंगे। सेक्शन 32 बात करता है वो लोग जो मर चुके हैं, जो मिल नहीं रहे, या फिर जो अब इनकेपेबल हो चुके हैं, या जिनको बुलाने का खर्चा और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोर्ट को लगता है अनरीजनेबल है। तो सबसेक्शन 1 डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन के साथ, है ना, डाइंग डिक्लेरेशन के साथ। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए लैंडमार्क जजमेंट है पटलन नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। सबसेक्शन 2, अच्छा ये भी याद रखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो आपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दी है तो इसे हम सेक्शन 16 के साथ पढ़ते हैं। देन सेक्शन 32 के सबसेक्शन 3 में सिर्फ हेडिंग याद करो। 4 और 7 डील करते हैं कस्टम्स के साथ। 5 डील करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। 6 भी बात करता है फैमिली अफेयर्स। हेडिंग्स मेरे ख्याल से बहुत हैं अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ, इलस्ट्रेशंस पढ़ लेना। 33 में बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी जो भी विटनेस ने, यहाँ पे विटनेस की बात की गई है, विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी है एक केस में, उसे सब्सिक्वेंटली उसी केस में यूज़ किया जा सकता है। अगर वो मर गया है, अगर वो मिल नहीं रहा, अगर वो इनकेपेबल हो गया है, या फिर वो उसे बुलाने का खर्चा और एक्सपेंस बहुत हो जाएगा। पर इसमें एक और पॉइंट है, और इज़ केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, या दूसरी पार्टी उसे आने नहीं दे रही तब, ठीक है। तो इस केस में